हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी श्रृंखला में अपना तीसरा चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना चालू करेंगे और देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एनसीईआरटी का क्लास 8 है और ये हिस्ट्री का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है। ये है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने के आगे है, बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे लोगों को भी शांत रखना था, जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उसे नियंत्रित करना भी जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को अपना उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। अब है कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारिक कंपनी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसे के आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और यह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो दिया गया है, ये फ़ोटो है, ठीक है। ये फ़ोटो किस चीज़ का है सब देखते हैं। ये है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब आगे देखते हैं। यह है चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये बात ध्यान रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो कॉर्नवालिस ने,
ठीक है, वही बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। आगे है खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसर को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उसे किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन देखिए इसकी समस्या क्या थी। मगर अस्थायी बंदोबस्त में ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे हुए रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था, उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया था। हाँ, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन क्या है, देखिए। बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूला करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयां की थी। देखिए क्या बोले थे। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका के व कर्जों के बदले बेगाड़ी से दबैया काश्तकार खुद के कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। आगे हैं, जब उन्हें जीने को पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर कैसे काम कर सकते थे, न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। ठीक है, अब आगे हैं, एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो वो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इन इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय
समाज गांव की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव ग्राम समूह यानी कि महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिस्सा लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। देखिए यहाँ पे महाल का अर्थ दिया गया है। देखिए क्या है महाल का अर्थ होता है ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। ठीक है, यह एक गांव या गांव के एक समूह होती थी। ठीक है, महाल का अर्थ होता था या तो एक गांव या एक गांव का समूह को महाल कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया गया है। मद्रास का गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो का फोटो दिया गया है, देख सकते हैं 1819 1826। ठीक है, अब आगे हैं अब है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चल रहे युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जा में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया गया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब है सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? तो देखिए नई व्यवस्था लागू होने के महज कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब है यूरोप के लिए फसलें। ठीक है, यूरोप के लिए फसलें। यूरोप ने भी यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए उसी तरह के एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। अब है क्या रंग का कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम गॉरिस द्वारा बनाए गए फूल छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया गया? तो आइए देखते हैं।
इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब है भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी, अब आगे देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका में से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ बागान, देखिए बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। ठीक है, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, देखिए इस फोटो में क्या है। इसमें है सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 में, जनवरी स्कुदुल्स्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने
धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नीलों की खेती ठप हो गई। अब है नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, एक है नीज और दूसरा है रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब है नीज खेती की समस्याएं। चलिए देखते हैं नीज खेती में क्या क्या समस्याएं थी। बगान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अब एक गुलाम का अर्थ देखिए, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ठीक है, आगे है बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उसका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिन समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब बीघा का अर्थ देखिए क्या होता है। जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघा का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। ठीक है, अब है रैयतों की जमीन पर नील की खेती। ठीक है, रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि पट्टा करते थे। कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। यह चित्र है। चित्र में देखिए क्या है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। और ये चित्र देखिए, खेतों में फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं नील के पौधे का गट्ठर। देखिए ये फोटो है, खेतों में फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधे का गट्ठर। ये देखिए नील का उत्पादन कैसे होता था। देखिए ये बीटर वाट है, ये किनवन हौद है। देख सकते हैं नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना। विलियम सिम्पसन का चित्र 1863। नील गांव
आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वैटस यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंड की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाती थी तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद यानी कि बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी कि निथाड़न कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ठीक है। चित्र नंबर 13 में है बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। जो किसान पहले ही इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील की खेती के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत सोख लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, अब आगे हैं नील विद्रोह और उसके बाद। ठीक है, मार्च 1589 में मार्च 1559 एक मिनट, अच्छा, नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लिए लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिक के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों ने बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के साथ किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उसका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी।
जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इर्डन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपना विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदा का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। अब देखिए यहाँ पे है क्या है, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटेन का कार नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। एक है श्री साले, वो देखिए क्या बोलते हैं। क्या तुम 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। आगे देखिए, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।